आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप सभी लोग समाज के बारे में जानेंगे। सोसाइटी के बारे में मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूँ, जो कि आपका सीटेट के एसएसटी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो आपके टीचर एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी सीटेट पॉइंट पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हम लोग इस वीडियो में समाज के संदर्भ में किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समाज क्या है, फिर जानेंगे कि समाज का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोसाइटी क्या है, फिर उसके बाद डेफिनेशन जानेंगे समाज की, और लास्ट में समाज की क्या विशेषताएं हैं। इन सारे बातों को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं समाज के अर्थ के बारे में, सोसाइटी का मीनिंग क्या है, इसको जानिए सबसे पहले। इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और उसका विकास जो है वह समाज के अंतर्गत ही हो सकता है, संभव है। समाजशास्त्र जो है वह एक विज्ञान है और समाज शब्द का एक अपना विशिष्ट अर्थ है, जिसका संबंध समाज शास्त्र के शब्दावली से है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं एक साथ, और ये सारे लोग जो हैं समाज का निर्माण करते हैं। समाज शब्द का प्रयोग सामाजिक संबंध में ताने बाने के लिए किया जाता है। जो हमारे सामाजिक संबंध होते हैं उसी को दर्शाने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह है हमारा समाज। सामाजिक संबंध कम से कम दो व्यक्तियों के बीच स्थापित होता है तथा इसके साथ यह भी अनिवार्य है कि वह व्यक्ति एक दूसरे के अस्तित्व के प्रति जागरूक हो तथा परस्पर अंतःक्रिया भी कर रहे हो। ठीक है, परस्पर क्या है कि अंतःक्रिया भी कर रहे हो। सामाजिक संबंध है ये कम से कम दो व्यक्तियों के बीच बनता है। इसके लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता है? तो कम से कम जो है दो व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। कम से कम ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। इन दोनों के बीच ही सामाजिक संबंध बनते हैं, और ये दोनों के बीच तब सामाजिक संबंध बनेंगे जब ये दो व्यक्ति कहीं ना कहीं एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित कर रहे हो। जैसे यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे होइएगा कि इतने सारे व्यक्ति हैं। तो ये समाज तब बनेगी जब सारे व्यक्ति जो है एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे, एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं अंतःक्रिया करेंगे। अगर ऐसा आप कभी पाते हैं कि वहाँ पर क्या है कि किसी स्थान पे दो या दो से अधिक व्यक्ति रहते हैं, लेकिन क्या है कि उसके आपस में किसी भी प्रकार की पारस्परिक क्रिया नहीं हो रही है और वे एक दूसरे को कभी भी प्रभावित नहीं कर रहे हैं, तो इस स्थिति में उन दो व्यक्तियों या फिर उनसे अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं कहा जा सकता है। आप हमेशा गौर कीजिएगा कि जहाँ कहीं भी दो से अधिक व्यक्ति हैं, लेकिन ये दो व्यक्ति जो है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित अगर नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों समाज का निर्माण नहीं कर रहे हैं। ये दोनों व्यक्ति को आप समाज के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी बस या फिर ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, जो आपके 2 दिन की यात्रा है उससे कम दिनों की यात्रा होती है, तो वहाँ आपको अनेकों व्यक्ति मिलते हैं, आपको अनेकों लोगों से मुलाकात होती है। लेकिन क्या है कि वो अपने काम कर रहे होते हैं, आप अपने काम कर रहे होते हैं, वे अपने जगह पे बैठे हैं, आप अपने जगह पे बैठे हैं, एक दूसरे को किसी न किसी रूप से कहीं भी प्रभावित नहीं कर रहे हैं। तो क्या है कि वहाँ पर वो दोनों व्यक्ति, आप और आपके साथ जो बैठे हैं किसी अन्य सीट पे, वो दोनों व्यक्ति, चूँकि आप तो एक समूह में वहाँ पर भी हैं, लेकिन वह समाज का निर्माण नहीं कर रहा है, क्योंकि आप अपने एक दूसरे के साथ कोई किसी प्रकार की अंतःक्रिया नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को कभी प्रभावित नहीं कर रहे हैं। इसीलिए वे समाज के अंतर्गत नहीं आएंगे, वे सामाजिक व्यक्ति नहीं कहलाएंगे। सामाजिक व्यक्ति वो कहलाएंगे जो एक साथ हैं और कहीं ना कहीं साथ रह के एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये सारे के सारे व्यक्ति समाज के अंतर्गत आएंगे और इन व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंध कहा जा सकता है, और ऐसे व्यक्ति के समूह को समाज कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। इस संदर्भ में हमारा जो चर्चा है वो कुछ इस प्रकार से है कि व्यक्तियों की आपसी संबंध, यानी आपस में संबंध ही सामाजिक व्यवहार के जनक होते हैं। व्यक्ति जो आपस में संबंध को स्थापित करते हैं, एक दूसरे के प्रति अंतःक्रिया करते हैं, प्रभावित करते हैं एक दूसरे को, यही समाज का जनक होता है। समाज की नींव यहीं से पड़ती है। इस प्रकार से सामाजिक संबंधों की स्थापना के लिए 3 बातों का होना अनिवार्य है। सामाजिक संबंध की स्थापना के लिए 3 बातों का होना अनिवार्य होता है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी 3 बात हैं जिसको सामाजिक संबंध के लिए अनिवार्य माना गया है। जिसमें से सबसे पहला है कि कम से कम 2 व्यक्तियों का होना।
इसमें से 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 2 से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति समाज का निर्माण नहीं कर सकता है। अकेला कोई समाज का निर्माण नहीं कर सकता है। इसीलिए समाज के संबंध के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना आवश्यक है। और दूसरी बात यह है कि उनमें एक दूसरे के प्रति जागरूक होना भी है, यानी वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या है कि जागरूक कर रहे हैं और प्रभावित कर रहे हैं। और तीसरे चरण में आते हैं कि उनके द्वारा परस्पर कुछ ना कुछ आदान प्रदान करना, यानी एक दूसरे को कहीं ना कहीं सहायता करना, संघर्ष करना, एक दूसरे की मदद करना, ये सारी बातें आती है तीसरे चरण में। तो ये 3 टर्म है, ये 3 बातें अनिवार्य है सामाजिक संबंध के लिए। और ये तीनों बात अगर मिलती है तो सामाजिक संबंध बनता है और वहाँ से फिर समाज का निर्माण होता है। अगर इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ की कमी आ जाती है तो व्यक्ति समाज का निर्माण नहीं कर सकता है वहाँ पे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि समाज के संदर्भ में मैकाइवर तथा पेज, जो एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है कि जहाँ कहीं भी सहयोग के साथ संघर्ष की संभावना होती है वही समाज का अस्तित्व होता है। इनका मानना है कि कहीं भी संघर्ष के साथ अगर सहयोग की भावना पनपती है तो वहाँ समाज का अस्तित्व होता है। सामाजिक संबंधों के परिणाम स्वरूप विकसित जाल को ही समाज कहा जाता है। सामाजिक संबंध के जो परिणाम के फलस्वरूप जो जाल बनती है, एक व्यक्ति यहाँ है, एक व्यक्ति यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, मान लीजिए बहुत सारे व्यक्तियों का ये जो जाल बना, कनेक्शन बना, यहाँ पे नेटवर्क बना, इसे ही समाज कहते हैं। ये सारे व्यक्ति कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप देखिए कि समाज के सारे व्यक्ति जो हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से सब लिंक रहते हैं, एक नेटवर्क बना लेते हैं, एक जाल बना लेते हैं, इसी को समाज कहा जाता है। समाज के संदर्भ में अगर हम लोग इसकी परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें सोसाइटी की, तो सबसे पहले यहाँ पर मैकाइवर तथा पेज के अनुसार जो परिभाषा है उसको देखिए। उन्होंने बताया है कि समाज नीतियों एवं कार्यप्रणाली, प्रभुत्व एवं पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों, उनके विभागजनों की मानव व्यवहार के निमंत्रण हो एवं स्वाधीनता की व्यवस्था समाज कहलाती है। वहीं दूसरी परिभाषा की ओर हम लोग अगर बात करें तो गिडिक्स के अनुसार वे कहते हैं कि समाज स्वयं एक संघ है। यह एक संगठन तथा औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित होते हैं। गिडिक्स का ऐसा मानना है। आगे हम लोग समाज के विशेषता के बारे में बात करते हैं कि समाज की क्या विशेषता होती है। तो इनमें से सबसे पहला विशेषता की अगर हम लोग बात करें तो वह यह है कि समाज मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, यह पशु पक्षियों का भी एक समाज होता है। इसलिए समाज और जीवन के परस्पर घनिष्ठ संबंध है। समाज जो है वह सिर्फ मनुष्य तक ही सीमित नहीं होता है। आप देख पाइएगा कि झुंड में पशु पक्षी भी रहते हैं, पक्षियाँ भी झुंड में विचरण करती है, पशु भी झुंड में रहना पसंद करते हैं। तो वहीं वे एक दूसरे के लिए समाज बनाते हैं, वहाँ भी एक दूसरे से वे जुड़े रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक व्यक्ति से लगाव होता है, प्रत्येक जानवर का प्रत्येक जानवर से लगाव होता है, प्रत्येक पक्षी एक दूसरे पक्षी से जुड़े होते हैं। वहाँ पर भी एक नेटवर्क बनता है, वहाँ पर भी एक जाल का निर्माण होता है और वहाँ पर भी एक समाज बनती है। तो समाज जो है वो मनुष्य तक ही सीमित नहीं रहती है, पशु पक्षी भी समाज बनाता है और इसीलिए समाज को जीवन और समाज के बीच घनिष्ठ संबंध है ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा गया है। दूसरे पॉइंट की ओर बात करें तो समाज व्यक्तियों का एक समूह नहीं बल्कि व्यक्तियों में पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं, उन्हें उनकी एक व्यवस्था है। और तीसरी बात करें समाज की विशेषता की तो समाज व्यक्तियों में पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न करता है तथा इस पारस्परिक निर्भरता से ही समाज का निर्माण होता है। चौथी पॉइंट की अगर हम बात करें तो समाज में निरंतर परिवर्तनशीलता रहती है क्योंकि समाज एवं उनके सदस्य में व्याप्त संबंध का व्यवस्था स्थिर न होकर परिवर्तनशील रहता है। इसलिए समाज में हमेशा बदलाव आपको देखने को मिलेगी। वही सबसे लास्ट इसकी जो विशेषता मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कुछ इस प्रकार से है कि समाज का एक रूप मूर्त ना होकर के अमूर्त होता है। यानी हम कह सकते हैं कि यही सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है और सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं क्योंकि उनको न तो हम देख सकते हैं और ना ही उसको हम स्पर्श कर सकते हैं, किंतु उनकी अनुभूति मात्र की जा सकती है, उसको केवल हम महसूस कर सकते हैं। इसीलिए समाज का जो रूप है वह मूर्त नहीं होता है, इसे अमूर्त कहा गया है। समाज का रूप कैसा है तो समाज का रूप है हमारा अमूर्त, इसे मूर्त नहीं कहा गया है, इसे अमूर्त कहा गया है। तो यही थे आज का हमारा टॉपिक समाज। मैं उम्मीद करूंगा कि यह जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इस वीडियो के माध्यम से आपने
समाज क्या है इसको जाना, समाज के अर्थ की जाना, समाज की परिभाषा को जाना और साथ ही साथ समाज की क्या विशेषता है इसको भी जाना, और सामाजिक संबंध के लिए किन किन शर्तों का होना आवश्यक है, इन सारी बातों को आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना है। मैं उम्मीद करूंगा कि यह जो टॉपिक था हमारा आज का समाज सोसाइटी, यह आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल RKR स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।